Good morning, students. In last video, we discussed about the meaning of federalism or federation and difference between unitary government and federal government and features of the federalism. Students, today we are going to learn the roots to form federation or types of federation. टाइप्स ऑफ फेडरेशन कह सकते हो या किस तरह से फेडरेशन बना सकते हैं वो आप कह सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय कमिंग टुगेदर फेडरेशन? इन दिस टाइप ऑफ such federation is formed by the independent states coming together on their own. Coming together, states, different state, for example, state and state coming together on their own, अपनी इच्छा से खुद एक साथ आकर के सेंट्रल के साथ जब जुड़ जाते हैं तो वो होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन. ओके स्टूडेंट, स्टेट्स coming together on their own, on their will. Okay, it is known as coming together federation. They unite to strengthen their sovereignty. वो अपनी प्रभुसत्ता को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ आते हैं. They retain their identity and increase their security, and they do not lose their identities. They retain their own identity. For example, अगर किसी स्टेट का नाम उसका अपना है तो वो नाम ऐसा नहीं कि मिलने के साथ वो बदल जाएगा, नहीं. They have their own identity. अपनी आइडेंटिटी वो बना के रखते हैं. All states have equal powers and are strong with the central government. They have equal power as the central government. ओके, अपने खुद के पावर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे ही उनका अपना अलग अस्तित्व होता है. एग्जाम्पल, अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल आप ले सकते हो. यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन है. ओके स्टूडेंट, जब स्टेट्स आपस में आकर के एक समूह बनाते हैं उसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन. Now holding together, second thing, holding together federation. What do you mean by holding together? Holding together means central एक पावर होता है, ये पावर सब स्टेट्स को दे देता है, सेंट्रल से स्टेट की ओर. ओके, इट इज नॉट होल्डिंग टुगेदर. नाम से पता पड़ा कि सेंटर होल्ड करके रखता है. ओके, इट इज नॉन एज holding together federation. Large countries decided to divide its power between the constituent states and national government. When a large country like India decided to distribute its power between the constituent units and states, it is known as holding together federation. जब सेंट्रल अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट्स के बीच में और उनकी आइडेंटिटी उन्हें देता है तो वो होता है होल्डिंग टुगेदर. यहां देखो स्टेट्स आ रहे हैं, यहां सेंट्रल ले रहा है. ओके, तो इस ये होल्डिंग टुगेदर हो गया. द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट. हालांकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट के बजाय या रीजनल गवर्नमेंट के बजाय. Constituent units have unequal power. Some units are granted special powers. लेकिन इसमें क्या होता है, Constituent units have equal power. वैसे तो सभी स्टेट्स को इक्वल पावर दिए, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कुछ स्टेट को स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं. कुछ टाइम पहले आपने 370 आर्टिकल के बारे में सुना होगा जो खत्म हो गया है, जम्मू कश्मीर को दिया हुआ था. वो स्पेशल पावर थे उस स्टेट को दिए हुए. उसी तरह बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको कुछ मैटर्स में स्पेशल पावर्स दिए हुए होते हैं.
अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहें तो स्पेन, बेल्जियम एंड इंडिया आल्सो ए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. Okay students, now in next topic we will discuss how India is a federal country. It means what makes India a federal country. So students, our next topic is what makes India a federal country. सीधा सा क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में जनरली कि इंडिया को क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जो फेडरल कंट्री बनाते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन it is declared that India is a union of state. Remember this word, India is a union of states. राज्यों का संघ है. Although it did not use the word federation, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को लेकर के फेडरेशन वर्ड का यूज कहीं नहीं किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं किया गया है. द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म. लेकिन हमारी जो यूनियन है इंडिया की, वो किस प्रिंसिपल पर है, किन प्रिंसिपल्स पर है? फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर. प्रॉपर फेडरेशन वर्ड का यूज तो नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है यानी इंडिया है, वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म. That's why we know India as a federal country. Okay, what makes India a federal country? So first of all, what were the features of federation? फेडरेशन के फीचर क्या होते हैं? अगर उन फीचर्स को हम देखें और उसी को हम लेकर के इंडिया को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा अभी क्या चीज है इंडिया में जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता. फॉर एग्जाम्पल, क्या होना चाहिए? मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं फेडरलिज्म के अंदर. तो यहां पर भी हम देखेंगे कि देयर आर 3 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया में वी फॉलोड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोड 3 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. त्रिस्तरीय, 3 स्तर पर हमारे गवर्नमेंट हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. ओके स्टूडेंट्स, इन 7th schedule, in 7th schedule of our constitution after 1992, more powers given to local government. And what do you mean by local government? Panchayats and municipalities. Panchayats and municipalities known as local government. And it mentioned in 7th schedule of our constitution, and they gain more powers after the amendment of in our constitution after 1992. Okay, so students, constitution of India followed the 3 tier system of government, and it is a feature of federal government. That's why India is known as federal country. It is the first point. Next, division of power. There must be division of power in a federal government. So students, in our constitution, in Indian constitution, 3 lists are mentioned for the division of power. Okay student, the first list is union list. The first list is union list, second state list, and third concurrent list. Okay students, what is union list? It includes subjects of national importance. राष्ट्रीय स्तर के, नेशनल इंपोर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे यूनियन लिस्ट में आएंगे. किस किस तरह के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स,
डिफेंस, सुरक्षा से संबंधित, यानी हमारी जो आर्मीज है उससे रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है, कोई डिसीजन लेना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये सारे मैटर, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे यूनियन लिस्ट में आते हैं और इन सभी पर क्या होता है, द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज, केवल यूनियन गवर्नमेंट इस पर लॉज बना सकती हैं। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या रीजनल गवर्नमेंट को ये पावर नहीं होता है कि वो इस पर कोई कानून बनाए। एंड स्टूडेंट्स 97 सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर? 97. नाउ come to the next topic, state list. State list, it contains subjects of state and local importance. State list के अंदर local importance या state से related जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसमें आते हैं। इसी पर कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, irrigation, etc. Okay, all these subjects include in state list. Second, the state government alone can make law relating to the subjects mentioned in the state list. State list में जो subjects हैं उन पर केवल state government ही कानून बनाएंगे। And there are about 66 subjects in state list. Now come to third, concurrent list. It includes subjects of common interest to both the union government as well as the state government. इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है जो स्टेट और यूनियन यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के हित में होता है, और ऐसे सब्जेक्ट्स पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्टेशन, सक्सेशन, एटसेट्रा। ओके, बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। दोनों ही गवर्नमेंट में से किसी भी गवर्नमेंट को अधिकार है कानून बनाने का। इफ देयर laws conflict with each other, the laws made by the union government will prevail. अगर दोनों ही गवर्नमेंट में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है या थोड़ा कुछ नेशनल लेवल का इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट होता है तो उस पर फाइनल लॉ बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है, न कि स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द डिवीजन ऑफ power. One more list is remaining here, residuary list. Okay students, we will talk it later. So one more list is remaining here, residuary list. कुछ टॉपिक ऐसे थे जिस पर उस समय जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय कानून नहीं बन पाए, क्योंकि उस समय उसकी जरूरत महसूस नहीं की थी, उस समय वो सब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या साइबर क्राइम जो आज होते हैं उस समय नहीं हुआ करते थे, क्योंकि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था और उस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के कोई कानून नहीं बना था। तो उसके बाद एक ऐसा जरिया रखा गया जिसे रेसिड्यूरी लिस्ट कहा गया कि अगर भविष्य में इस तरह के कोई सब्जेक्ट्स आते हैं तो उन्हें हम किसमें शामिल करेंगे? इस लिस्ट के अंदर। और हु विल मेक द लॉ? तो ओनली यूनियन गवर्नमेंट has the power to make the laws. Okay student, subject they do not fall in any of the three list. ऐसे सब्जेक्ट जो इन 3 लिस्ट में से किसी में भी नहीं आते हैं वो सारे सब्जेक्ट इस लिस्ट में आएंगे। एंड जस्ट फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज सब्जेक्ट्स। Okay student, in next video we will discuss the next points about this topic. Have a good day.